होने के दावे से जुड़ा मामला है। दावे को लेकर चल रही लीगल प्रोसीडिंग में नया अपडेट आया है। खादिम एक याचिका आई और उस याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी और उसके बाद आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर हो ही नहीं सकता, ये बेकार का विवाद है, तो उन्हें आज हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अभी के हालात हाजरा पर जिस तरीके से मस्जिदों पर, मुसलमानों पर, माइनॉरिटीज़ पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर के साथ में संविधान का नाम को लेकर के पूरा प्रशासन, पूरा गवर्नमेंट, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से माइनॉरिटी को अपने गिर्द घुमा रही है, इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करते हैं। 6 दिसंबर 1992, ये दिन तो आपको याद ही होगा। ये वो दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। ये वो दिन है जिस दिन संविधान को ताक पर रख करके उसका मजाक बनाया गया। ये वो दिन है कि पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज तबके को बेइज्जत किया गया। इस दिन सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी ने मिलकर माइनॉरिटीज का तमाशा बनाया। आइए हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं डिटेल से कि आखिर ये सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक क्यों तमाशा देखती रह गई और उन लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हज़ारों नहीं करोड़ों मुसलमानों के दिलों को तोड़ करके और उस मस्जिद को शहीद करके, मिसमार करके और उस पर एक मंदिर की तामीर कर दी जाती है। 5 सितंबर 2024 ये दिन वो था जब 3 मूर्ति ई स्टेट दिल्ली में एक मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग पर सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत बड़े बड़े जज और बहुत सीनियर वकील सब आते हैं। ये एक सेलिब्रेशन पार्टी टाइप एक आयोजन था। इस आयोजन में मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस आयोजन में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित, महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी के बेटे, और भी कई बड़े बड़े जो वकला हैं, बड़े बड़े जो चीफ जस्टिस हों, हाई कोर्ट के जज हों या लोअर कोर्ट के जज हों, जो वकला हैं, उन सभी का एक गैदरिंग होता है। और ये गैदरिंग किस लिए था? अगर हम ऐसे जाने तो ये गैदरिंग था सिर्फ एक सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन इस गैदरिंग में ये गैदरिंग था ABAP के लिए। ये वही संगठन है जो RSS ने बनाई 1992 के फर्स्ट में, जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, उसी वक्त इन्होंने बनाया। और आज पूरे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हर कोर्ट में इस संगठन के जज, इस संगठन से जुड़े हुए अधिवक्ता भी आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। 15,000 सदस्य आज हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट तक में मौजूद है, इस ABAP के सदस्य। अब हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद जो गिराया गया था, उस बाबरी मस्जिद को गिराने में जो स्टेट गवर्नमेंट थी, कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया था कि हम उस मस्जिद को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, किस तरीके से उसे गिराया गया, एक मीनार को, फिर दूसरे मीनार को, फिर तीसरे मीनार को, ये सभी को मालूम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार थी कांग्रेस की, नरसिम्हा राव। कांग्रेस की सरकार ने क्या किया ये भी आप लोगों को मालूम है। जो प्रधानमंत्री थे वो एकांत में बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे थे। जब उसका केस चला, सालों तक उसका केस चलता है, और जब वो केस आता है फैसले की बारी, तो हाई कोर्ट क्या कहता है कि मुझे एक बंदर को मैंने देखा और उस बंदर ने मुझे ये रास्ता दिखाया कि मुझे ये फैसला करना है, और उन्होंने फैसला किया। उसके बाद जब 2019 में ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है बाबरी मस्जिद का है, वो उस एरिया को राम मंदिर के बनाने के लिए दे दिया जाए। उस दौरान जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे और जितने भी 5 पीठ की जो जज थे,
उन सभी को आज वो कहाँ पर है, उनका तबादला कहाँ हुआ, उनको राज्यसभा की सीट मिली, उनको CGI बनाया गया। इन सारे जज में से एक जज जिनका अभी नाम बहुत ही ज़्यादा वायरल है, सभी के कानों तक वो आवाज़ पहुंच रही है, उनका नाम पहुंच रहा है। और वो नाम कौन है जानते हैं आप? वो नाम है DY चंद्रचूड़। ये फॉर्मर CGI, अभी फॉर्मर है, अभी से कुछ दिन पहले ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया और हाल ही के एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि मैं जब बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का फैसला दे रहा था, उस वक्त मुझे भगवान ने ये इशारा दिया कि मैं इस फैसले की तरफ जाऊं। और जब हम बाबरी मस्जिद के ऑर्डर पेपर को देखते हैं तो उस ऑर्डर पेपर के लास्ट पेज में आप जो वर्डिक्ट देखिएगा तो उसमें जजों ने ये कहा कि हम इसे हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। ये है मजाक जो किया गया मुसलमानों के साथ में, माइनॉरिटीज के साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। अब इसके बाद हम एक और स्टेप आगे जाते हैं। उसी जजमेंट में, बाबरी मस्जिद के जजमेंट में ये कहा गया कि ये जो एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, वो एक ढांचा, बुनियादी ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इंडिया के सेक्युलरिज्म को दर्शाता है। ये एक ऐसा एक्ट है जो परिभाषित करता है हमारे संविधान को, हमारे इंडिया के, हमारे जो अलग अलग कल्चर को सेलिब्रेट करने वाला संविधान है, उसको ये परिभाषित करने वाला ये एक्ट है। उसी एक्ट के को बुनियाद बना करके ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि हाँ ये बहुत अच्छा एक्ट है, तारीफ की गई, उस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। और उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ज्ञान वापी का मामला आता है, तो आप देख रहे होंगे कि ज्ञान वापी के मामले में DY चंद्रचूड़ ने एक सर्वे कराने का ऑर्डर पास कर दिया, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे किसी भी मस्जिद का, किसी भी मंदिर का, गिरजाघर का या किसी का भी कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता है, यहाँ तक कि सर्वे भी नहीं किया जा सकता। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी मंदिर हो या मस्जिद हो, उसका केस भी फाइल नहीं हो सकता है। ये उस एक्ट के अकॉर्डिंग है। उसके बावजूद DY चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के लिए कह दिया, और ये कह दिया कि ये सर्वे नॉन इन्वेसिव सर्वे है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जितने भी सवाल उठाए गए इस सर्वे को लेकर के, उनका किसी का भी जवाब नहीं दिया। पहला नंबर कि इस सर्वे से आप निकालना क्या चाहते हैं। अगर सर्वे में अगर आ भी जाता है कि नीचे मंदिर था, तो आप इसके बाद में क्या होगा, आप क्या करना चाहेंगे। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका क्या, DY चंद्रचूड़ ने क्या बोला, नॉन इन्वेसिव सर्वे। और उनका ये ऑब्जर्वेशन, वर्बल ऑब्जर्वेशन, आज लोअर कोर्ट के लिए एक ऑर्डर बन गया है। 19 नवंबर को संभल में एक लोअर कोर्ट में एक अर्जी डाली जाती है कि संभल की शाही मस्जिद में हम लोगों को वो ASI का यह है पिटीशन डाला जाता है कि उस पर जो है हम लोगों को पूजा किया देना चाहिए और हमको अंदर जाने की इजाज़त चाहिए। 19 तारीख की शाम को तक होने तक वहाँ पर ऑर्डर पास कर देती है लोअर कोर्ट कि आप वहाँ पर जा करके और सर्वे कीजिए। शाम तक जो पूरा का पूरा महकमा है वो सर्वे करने के लिए तैयार हो जाता है और सर्वे करने के लिए पहुंच भी जाता है, और बिना बताए, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना मुस्लिम कम्युनिटी को सुने, बिना शाही मस्जिद की पार्टी को सुने, किसी का नहीं सुना, लोअर कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि आपको जाना है और सर्वे करना है। 19 तारीख को शाम को पहुंच जाती है सर्वे करने के लिए। सर्वे करने के लिए जब जाती है तो वहां पर तो लोग पूछेंगे कि आप क्या करने आए हैं। जब पूछा गया तो बताया गया कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, हमें सर्वे करने दिया जाए। मस्जिद कमेटी ने देखिए, ना किसी ने पत्थर उठाया, ना किसी ने विरोध किया, बल्कि उन्होंने ले गए वहां पर, उन्होंने सर्वे किया, सारा कुछ हो गया। यहाँ तक कि मस्जिद कमेटी को सर्वे करने आई टीम, उन्होंने ये बताया कि ये सर्वे पूरा हो गया है, अब इस सर्वे को हम कोर्ट में जमा कर देंगे। यहाँ तक सब कुछ शांत था, सब चला गया, ना पत्थरबाजी हुई, ना मामला बिगड़ा, ना माहौल बिगड़ा, ना लड़ाई, ना दंगा, ना फसाद, कुछ भी नहीं। इसके बाद में ये मामला चला जाता है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन गुजर जाता है, 23 तारीख का दिन आता है। 23 तारीख को वो जो सर्वे करानी टीम आती है वो फिर से कहती है कि हमको फिर से सर्वे कराना है।
तो वो मस्जिद कमेटी बोलती है कि भाई ठीक है, अगर सर्वे कराना है तो जुमे के दिन में, जुमे का दिन था और जुमे के दिन में पूरी की पूरी मस्जिद को छावनी बना दिया जाता है। उसके बावजूद जुमे के दिन भी कोई भी मामला खराब नहीं होता है। जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, जब छावनी देखे तो बगल वाली मस्जिद कहीं और मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ लिए। बहुत कम लोगों ने शाही मस्जिद पर नमाज अदा की जुमे के दिन में। लेकिन सैटरडे, उसके नेक्स्ट डे में जब ये दोबारा सर्वे करने के लिए जाने लगती है तो सवाल ये उठता है कि आप दोबारा सर्वे करने क्यों आए हैं? अगर आ रहे हैं तो आप दोबारा ऑर्डर पेपर लेकर के आइए। लेकिन जब इस तरीके से मस्जिद कमेटी की तरफ से बताया गया, दूसरी कमेटी की तरफ से जब ये सवाल किया गया, तो वो सर्वे करने आई टीम, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी भीड़ को लेकर के ये सर्वे करने वाली टीम आ रही है। ये सर्वे करने की टीम है या फिर ये दंगे कराने वाली टीम है, आप खुद देख सकते हैं। तुम्हें भी टीवी पे चलना है। ये टीम जब सर्वे कर लेती है, जब सर्वे करने के लिए घुस जाती है, तब भी मस्जिद कमेटी उसे सर्वे करने के लिए दे देती है। वो करती है सर्वे, 1.5 घंटे तक सर्वे चलता है। वो हौज का जो पानी था, जब वो बाहर बहने लगता है तो लोग जमा होने लगते हैं। लोग जमा होकर के जब ये पूछते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, वहीं पर मामला बिगड़ता है। जिस पुलिस को उस जगह शांति के साथ में मामला को सुलझाना चाहिए था, ये कहना चाहिए था ये पानी हौज का पानी है, या आप लोग परेशान ना हो, या किसी भी तरीके से अफवाह को फैलने से रोकना चाहिए था, पुलिस ने क्या किया? लाठीचार्ज किया। जब लाठीचार्ज किया भीड़ को, और जब मुसलमानों ने, वहां के लोगों ने ये देखा कि वहां पे अंदर में ये अफवाह फैल गई कि अंदर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, खुदाई चल रहा है, तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ पत्थरबाजी हुई होगी। लेकिन अगर एक छोटी सी एक पत्थर इधर से आता है, उसके बदले में पुलिस क्या करती है? पुलिस सामने गोली चला देती है। उसी दिन इस ऑन द स्पॉट 3 लोगों की जान चली जाती है। 3 लोगों के घरों का जनाजा उड़ जाता है। 3 के घरों में घरों के चिराग उजड़ जाते हैं। 2 बंदे उसके दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज होते हैं और हॉस्पिटल में उन लोगों की जान चली जाती है। आज यूपी गवर्नमेंट, आज योगी सरकार ये बताए कि वो 5 जो मासूमों की कत्ल इस सरकार ने की, जो हत्या की, जो पुलिस ने अपनी गोलियों से मारा, अपने पर्सनल बंदूक से मारा या गवर्नमेंट के बंदूक से मारा, ये किसने हक दिया था उसे गोली चलाने का? मेरा लाल लुट गया। मेरे लाल मेरा सौदा लेने गए थे। भूत मुझे ऐसी क्या पता थी, लाल ऐसी बटिया टूटेगी, लाल मेरे लाल ने दुकान पकड़ लो। आपकी बहन है ये? मेरी बहन है, नहीं बहन है, मेरी बेटी है। मेरा दामाद तो नहीं दिखा दिया, दिखाई ना दे लाल। अरे मैं अपने लाल को देखो, बच्चों को देख। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, यहाँ पे बात होती है शुरू। ये जब लोअर कोर्ट का फैसला आया, ये मामला उठ गया। उसके दूसरे दिन एक और नया मामला आता है। इसके दूसरे दिन मामला आता है अजमेर दरगाह का। जी हाँ, ये वही अजमेर दरगाह की मैं बात कर रहा हूं, जिसके हिंदुस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद वहां पर चादर भेजते हैं। यहां तक कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो खुद हर साल चादर भेजते हैं अजमेर शरीफ में। और उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर इन लोगों का दावा है कि वहां पर भी एक मंदिर को गिरा करके वो आस्थाना बनाया गया है। अब आप बताएं कि आप रुकेंगे कहां? और इसमें सिर्फ उनका ये पिटीशन डालना कि वहां पर मंदिर था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो तब आती है जब कोर्ट ये सर्वे करने के लिए भी ऑर्डर दे देती है। ये पिटीशन को कोर्ट कबूल कर लेती है कि ठीक है, हम आपका कबूल कर लेते हैं, अब दूसरी पार्टी को हम बुला लेंगे और यहाँ पर सुनेंगे। आप क्यों सुनेंगे? क्या आपको पता नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? आप जज हैं, आपको पता है, आपने कानून पढ़ा है, आपने संविधान पढ़ा है, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं? आपने उन सब के बावजूद आपने उस अर्जी को कबूल किया और उस पिटीशन को आगे बढ़ाया। बात सिर्फ यहां नहीं रुकी, क्योंकि एक वक्त था जब बाबरी मस्जिद का आ रहा था तो एक शख्स ने बहुत चीख कर इस बात को कहा था कि ये मामला पूरे हिंदुस्तान में उठेगा और हजारों मस्जिदों पर उठेगा। और ये हकीकत हुआ।
हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला आने से पहले से ये बात को बोले जा रहे थे कि ये जो फैसला है, ये फैसला अगर हिंदू पक्ष में देती है कोर्ट तो सिर्फ ये बाबरी मस्जिद का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में कई जगह उठेगी। और आज यही हो रहा है। आज हर एक मस्जिद पर ये खोज रहे हैं मंदिर, हर एक दरगाहों पर इनको मंदिर दिखाई दे रहा है, हर एक मुसलमानों की जगह पर इनको मंदिर दिखाई दे रहा है। चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे वो अजमेर दरगाह का मामला हो, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो कन्नौज का मामला हो, चाहे वो कुतुब मीनार का मामला हो, चाहे वो दिल्ली की जामे मस्जिद का मामला हो, चाहे वो मामला हो ताजमहल का। हर किसी में इन लोगों को मंदिर दिखाई दे रहा है। ये कहाँ रुकेंगे? क्या ये चाहते हैं कि सारी मस्जिदों को बराबर कर दिया जाए हिंदुस्तान में? क्या ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज खामोश अपने घरों में बैठे हुए रहें, अपनी मस्जिदों को टूटते हुए देखते रहें? क्या हमारी मस्जिदों को ऐसे ही शहीद किया जाता रहेगा? क्या वो वक्त था जब हम मुगल ऐसा करके गए तो हम मुगल को जालिम हो गए कहने वाले? हम मुगल को जालिम कहते हैं, हम उनको ऐसा क्रूर बादशाह कहते हैं। और आज जब हम संविधान का नाम लेकर के मस्जिदों को गिरा रहे हैं तो क्या हम जालिम नहीं? क्या हमारी सरकार जालिम नहीं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की साजिश नहीं है? मैंने इस वजह से आपको सबसे पहले में यही बताया था कि किस तरीके से जुडिशियरी में घुस करके आरएसएस ने एबीएपी के माध्यम से पूरे के पूरे जुडिशियरी सिस्टम को हैक कर लिया है। अगर आपको पीछे ही जाना है, अगर आपको जानना है कि मंदिर ही था मस्जिद के पहले, तो फिर इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? आप चले और पीछे, और 100 साल पीछे क्यों जाते हैं? आप 200 साल पीछे जाइए, 300 साल, 500 साल, 1000 साल पीछे जाए, उसके बाद आप जाए वहां पे उसी मंदिर के जस्ट नीचे में आपको बौद्ध विहार की मिलेंगी। क्या बिहार में मौजूद, क्या यूपी में मौजूद वो हर एक बौद्ध अगर ये उठ जाए और कहे कि ये मेरे बौद्ध विहार को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है, तब क्या करेंगे आप? क्या बौद्ध आज पिटीशन डाले तो क्या कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट उसे इजाजत देगी नॉन इन्वेसिव सर्वे करने के लिए? क्या ऐसे ही चलेगा हमारा हिंदुस्तान? ये मैं अपने पूरे मुस्लिम यूथ से, और सिर्फ मुस्लिम यूथ से नहीं, पूरे माइनॉरिटी यूथ से, मैं पूरे ऐसे जो संविधान को मानते हैं, संविधान पे चलना चाहते हैं, संविधान को मानते हैं और अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप इसी तरीके से, अगर आप मंदिरों, मस्जिदों और माइनॉरिटीज़ के साथ में अगर आप ऐसा करेंगे, अगर मस्जिदों को तोड़ते रहेंगे, अगर मस्जिदों को तोड़ने वाली सियासत पर अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपका रोजगार का, आपका महंगाई का, आपके जॉब का, हर चीज़ें पीछे चली जाएंगी। बस आपके सामने रह जाएंगी तो टूटी हुई दीवार, गिरे हुए ईंट, और आपके पास रह जाएगा खंडहर।